हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। सो आज हम देखेंगे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम देखेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वीमेन इंडियन एसोसिएशन इज़। तो जो वीमेन इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो ये हुई है आपकी 1917 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इसको फाउंड किसने किया था? तो इसको फाउंड किया था एनी बेसेंट ने। कहाँ पे किया था? मद्रास में। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और जो एनी बेसेंट थी, ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट थी किसकी? आईएनसी। तो अक्सर पेपर में पूछा गया है आपके कि आईएनसी की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट। अगर पूछेंगे फर्स्ट इंडियन वीमेन हु बिकेम आईएनसी प्रेसिडेंट, तो भारत की पहली वीमेन कौन सी थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। तो वो बनी थी 1924 में और एनी बेसेंट बनी थी आपकी 1917 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1917 में वाइसराय कौन था इंडिया का? तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज बाय द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वॉज टू बी गवर्नड। तो किसके 1858 के बाद जो इंडिया है उसके ऊपर किसने शासन किया है? तो उसके ऊपर शासन किया गया है क्राउन के द्वारा। पहले किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि क्राउन के नीचे थी। लेकिन 1858 जब आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्राउन ने ही रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1930 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो अक्सर पेपर में क्वेश्चन देखा गया है कि गदर पार्टी किसने फाउंड की थी, ये पूछा जाता है। कौन सा ईयर और कहाँ पे बनाई गई थी? तो देखिए, ये बनी थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सोहन सिंह भाकना। 1913 पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो देखिए, जो गदर पार्टी है उसको दूसरा नाम क्या है? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। इसे फाउंड किया गया है लाला हरदयाल के द्वारा विद सोहन सिंह भाकना एज इट्स प्रेसिडेंट। तो इसका ये बनी थी आपकी गदर पार्टी। और इसके अंदर कौन लोग थे? जो इमिग्रेंट सिख्स थे। कहाँ पे? यूएस और कनाडा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन। तो ये किसके बीच में था अग्रीमेंट? तो इसका आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी एंड अंबेडकर जी के बीच का ये अग्रीमेंट था। तो जो महात्मा गांधी है, इनके एंड से किसने साइन किया था ये? तो वे किया था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की तरफ से इसको साइन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ये भी अक्सर पूछा गया है पेपर में। और इस टाइम पे जो गांधी जी थे वो कहाँ थे? तो वो थे येरवड़ा जेल, जो कि कहाँ पे है? पुणे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज ब्रॉट एन एंड टू द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेशवा बाजीराव टू। इसमें से आपने बताना है ऐसी कौन सी संधि है जिसने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो कौन सी ट्रीटी हुई थी जिसने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी इनका? तो ये हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ बेसेन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ट्रीटी ऑफ बेसेन हुई कब थी? ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है। तो ये हुई थी आपकी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था इंडिया में? तो वे किया था जे हिक्के ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बंगाल गैजेट था उस न्यूज़पेपर का नाम और स्टार्ट किया था जे हिक्की ने 1780 में। द फर्स्ट वीमेन टू बिकम अ सीएम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। तो ये कौन है? तो ये है आपकी सुचेता कृपलानी। ये भारत की पहली वीमेन बनी थी सीएम। ठीक है। कहाँ की बनी थी ये? यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसमें से अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन्होंने जो इनकी वंदे मातरम थी, ये किसका पार्ट थी? इनके नॉवल का आनंद मठ का। तो जो आनंद मठ है ये आपकी बनी है 1882 में लिखी गई है। ठीक है।
ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि इस नॉवल के अंदर किसके बारे में लिखा गया है। तो इस नॉवल में आपको सन्यासी रिबेलियन के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सन्यासी रिबेलियन कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका राजा राम मोहन रॉय। अब देखो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। इसमें पूछते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया था। तो ये दिया था अकबर टू ने, ठीक है, ये याद रखना। राजा राम मोहन है आपके फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इन्होंने ही आपका स्टार्ट किया था आत्मीय सभा, जिसका आगे जाके बना था आपका ब्रह्मो समाज, ठीक है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी 1828 में। क्वेश्चन नंबर 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बताना है इसमें से कौन सा फीचर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इन्होंने एनलार्जमेंट किया था इंडियन काउंसिल्स का, मतलब जो काउंसिल थी उसको इंक्रीज़ किया था, उसके अंदर जो मेंबर्स थे। प्रोविज़न फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है, जो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए प्रोविजंस थे वो इसी एक्ट में आए थे। डायरकी इन द प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस के अंदर जो डायरकी सिस्टम था वो भी यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। डायरकी बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको डबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर तो बेसिकली डायरकी के अंदर क्या है, आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे रहेगा आपके पास ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिज़र्व सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो रिज़र्व सब्जेक्ट्स देखेंगे ये कौन देखता है, तो ये देखता है जो आपके हेड होते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स था ये कौन देखता था, बेसिकली रिज़र्व सब्जेक्ट्स में वो चीज़ें रहती थी जिससे गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को फ़ायदा रहता था। और ट्रांसफ़र में वो चीज़ें रहती थी जिसमें क्या होता था कि जिसमें इनको प्रॉफिट नहीं रहता था, जैसे हॉस्पिटल वगैरह आ जाता था आपका ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में। रिज़र्व सब्जेक्ट्स में आ जाते थे आपके जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फाइनेंस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया। तो ये सब आपके आते थे रिज़र्व लिस्ट में। देखता कौन था इसे, गवर्नर देखता था अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के थ्रू। और जो आपका ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स था इसके अंदर जैसे आपके पास आ जाती थी हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। तो ये सब था किसके अंदर, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो डायरकी को बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वे किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एंड इम्पेटस बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ। तो इसमें पूछा गया है कि किसकी एक्टिविटीज़ के कारण जो मुस्लिम सांप्रदायिकता को मतलब बढ़ावा दिया गया था उनकी गतिविधियों में। तो किसकी एक्टिविटीज़ के द्वारा दिया गया था ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थ्रू 2 bombs ऑन द डोर ऑफ सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन अप्रैल 8, 1929। तो किसने किया था ये, तो ये किया था, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों ने ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो आपकी सेंट्रल असेंबली चल रही थी न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने बॉम्ब फेंका था। अच्छा, पेपर में अक्सर एक पूछा गया है कि ये कब हुआ था, तो ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अप्रैल 8, 1929 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोआखाली इज सिचुएटेड इन। तो ये प्लेस कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। नहीं, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। बांग्लादेश में कहाँ है ये, नोआखाली एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि है आपकी साउथ ईस्ट बांग्लादेश में। ड्यूरिंग द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी वॉज। तो जब पहली कार्नेटिक वॉर हो रही थी उस टाइम पे फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी कौन थे, पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन थे, तो वे थे फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जब हुई थी आपकी, तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी, तो वो हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शपेल। तो ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये ट्रीटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद हुई है आपकी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद आपकी ट्रीटी हुई है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये
तीनों के तीनों ट्रीटीज इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोखले वॉज बोर्न इन मराठी ब्राह्मण फैमिली एट। तो ये बात की जा रही है जेके गोखले की, तो ये कहाँ पे हुए थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी जो कि है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, द प्राइम कॉजेज ऑफ 1857 म्यूटनी डिड नॉट इंक्लूड। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा रीज़न है जो कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं है, नहीं पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, लॉ फॉरबिडिंग इंटर मैरिजेस बिटवीन इंडियन एंड द ब्रिटिश। तो ये इसका रीज़न नहीं था, लेकिन ये सब के सब इसके रीज़न थे। जैसे न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी था, विडो रीमैरिज एक्ट भी था, डिस्पैच ऑफ इंडियन सिपाहीज टू अफगानिस्तान, ये तीनों के तीनों इसके रीज़न थे। बेसिकली जो आपका 1857 का रिवोल्ट था, इसका इमीडिएट कॉज क्या था इस रिवोल्ट का, पीछे तो बहुत सारे रीज़न चल ही रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे इंडियंस को। तो जो मेन रीज़न था ये जो आपका विद्रोह होने का, वो था आपका इनफील्ड राइफ़ल। इनफील्ड राइफ़ल में क्या था, इनफील्ड राइफ़ल में ये हुआ था कि इनको कहा गया था कि जो इनफील्ड राइफ़ल है उसके ऊपर आपको कार्ट्रिज देखने को मिलेगी और उस कार्ट्रिज के ऊपर एक ग्रीस लगी होती है। तो जब भी उसको उन्हें लोड करना होता था तो वो कार्ट्रिज को उनको छीलना पड़ता था। तो वो इनको मतलब ये पता चला था कहीं से कि वो जो ग्रीस है वो किसकी बनी है, तो वो बनी है आपके काऊ के बीफ की, काऊ के मांस की और पिग के मांस की। तो देखिए जो काऊ है वो सैक्रेड एनिमल है किसके लिए, हिंदूज़ के लिए, और जो पिग है वो एक तरह का टैबू है मुस्लिम्स के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मना कर दिया था कि हम इनफील्ड राइफल्स यूज़ नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपनी वर्किंग बंद कर दी थी। सबसे पहले जो इन्होंने अपनी वर्किंग बंद की थी, कौन से सिपाहीज थे, तो वो थे वेस्ट बंगाल में, इन्होंने कहा हम नहीं यूज़ करेंगे इसको। उसके बाद मेरठ में जो थे आपके, कौन थे आपके मेरठ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, मंगल पांडे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस चीज़ को मना तो किया, इस चीज़ का विद्रोह तो किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपने जो इनका सार्जेंट था, जो ऑफिसर था इनकी यूनिट का, उसको इन्होंने मार दिया था। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से थे ये पूछा जाता है, तो ये थे 34th इन्फेंट्री से, ठीक है, और ये थे मेरठ की बात हो रही है। तो उसके बाद ये जो आपका 1857 का रिवोल्ट और हर जगह फैलने स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इस्टैब्लिश नारायण गुरुकुलम इन 1923 इन द नीलगिरी हिल्स विद द ब्लेसिंग ऑफ नारायण गुरु। तो किसने ये स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, नटराज गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज। तो कौन हुए थे पहले लीडर इलेक्ट, तो इनका नाम है एम.एन. रॉय। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो जो आपके पहले पर्सन, इंडियन पर्सन थे जो इलेक्ट हुए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल वॉज एम.एन. रॉय। इनका पूरा नाम क्या है, तो वे हैं मनवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और ये वही इंसान है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया आगे रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो किसने फाउंड की है ये, तो ये फाउंड की गई है एम.जी. रानाडे के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, जो कि थे इंडियन स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर एंड ऑथर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये कौन से ईयर में इन्होंने फाउंड की है ये भी पूछा गया है पेपर में, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पॉय म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन May 10, 1857 एट। तो कहाँ हुई थी ये, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मंगल पांडे थे ये किस साइड से थे, तो ये थे मेरठ से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज विजुअलाइज्ड बाय। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी एवं बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अरबिंदो घोष के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, इन्होंने कहा था कि हम बंगाल का क्या करेंगे, जो लॉर्ड कर्जन था उसने कहा था कि जो बंगाल है उसका पार्टीशन किया जाएगा, और ये बात है 1905 की। लेकिन लेटर ऑन 1911 को इन्होंने इस चीज़ को
कैंसिल कर दिया था, इन्होंने पार्टीशन नहीं की थी, क्योंकि जो इंडियंस थे इन्होंने स्टार्ट कर दी थी स्वदेशी मूवमेंट, तो इसलिए ये इनकी पार्टीशन कैंसिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एज पर ऑगस्ट ऑफर 1940 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी ड्रॉन बाय। तो अगर हम बात करें अगस्त ऑफर, अक्सर पूछा जाता है अगस्त ऑफर कौन से ईयर में आया है, तो ये आया आपका 1940 में। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो ये था इसका आंसर, इंडियंस के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इन इंडिया वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन। तो ये बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इंडिया के अंदर देखने को मिली थी, ये बेसिकली क्या था कि एंग्लो फ्रेंच वॉर की ही सक्सेशन एक्सटेंशन थी, जो कि ऑलरेडी कहीं पे हो रही थी। तो कहाँ हो रही थी, तो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है ये कौन सा फ्रेंच कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आपका यूरोप में आता है ना, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो वहाँ पे ऑलरेडी इनकी वॉर चल रही थी, तो ये उसी की ही एक्सटेंशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा प्रोविज़न है जो कि रिलेटेड है चार्टर एक्ट 1833 के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि 1833 में इन्होंने एंड कर दी थी कंपनी टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, ये ना इनकी मोनोपोली चल रही थी, तो ये इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये ही उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ ख़त्म कर दी थी 1833 एक्ट में। Next question is the first definite and forceful expression of the concept of separate homeland for the Muslim came from or the catcher of the idea of Pakistan was। तो ये किसका था, किसका आइडिया था ये, तो ये बेसिकली था सर मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग नानू हैड अ कीन माइंड एंड वॉज सेंट टू अ फेमस स्कॉलर Asan at Karunangapalli, a village 50 miles away from his home at the age of 21। तो ये कहाँ पे है, तो ये है आप, इसका आंसर रहेगा आपका, तो इनको भेजा गया था कुम्मपिल्ली रमन पिल्लाई, तो इनके पास इन्हें भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सैयद वॉज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन हु सेड दिस। तो इनको किसने कहा था कि ये शिक्षा के पैगंबर थे, तो ये चीज़ किसके द्वारा कही गई थी इन्हें, तो ये कही गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो इनके लिए अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी के बुक्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी, तो इसमें से कौन से लीडर ने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये है चित्तरंजन दास। तो ये बनाई गई थी आपकी कौन से ईयर में, ये भी अक्सर पूछा गया है 1923 में, ठीक है। और 1923 से पहले आपका हुआ था 1922 में गया सेशन, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि ये पार्टी बनाएंगे अपनी, जो कि है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और जो ये पार्टी बनी थी इसके प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया था, इसके प्रेसिडेंट बने थे CR दास, चित्तरंजन दास, और इसके सेक्रेटरी बने थे मोतीलाल नेहरू। ये भी अक्सर पेपर में बहुत बार पूछा गया है। वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, तो देखिए हिस्ट्री के अंदर आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। इसमें उन्होंने पूछा है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये फेल क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न ये था क्योंकि इन्होंने प्रायोरिटी दे दी थी कम्युनल क्वेश्चंस को, ठीक है, कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की ये बात कर रहे थे, इसलिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी फ़ेल हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें MK गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो एक थे BR अम्बेडकर, और कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट बल्वर्क इज़ गॉन लेमेंटेड महात्मा गांधी ऑन द डेथ ऑफ, तो ये किसकी डेथ पे इन्होंने ये चीज़ बोली थी महात्मा गांधी जी ने, तो ये इन्होंने बोला था बाल गंगाधर तिलक की डेथ के ऊपर, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से बताना है कि किसने भारतीय संविधान के निर्माता को प्रभावित किया था सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएससी इन्फ्लुएंस द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सी चीज़ें ली हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। तो कौन थे इसके चेयरमैन। तो पार्टीशन काउंसिल के चेयरमैन थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दांडी मार्च अंडरटेकन बाय गांधी वॉज। तो ये आपको जो गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च था इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो ये बेसिकली क्या था, ये थी अ पार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट था जो कि चलाई थी आपकी 1930 में। तो बेसिकली जो दांडी मार्च था इसके अंदर क्या किया था, इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। ब्रिटिशर्स का जो सॉल्ट लॉ था उसको इन्होंने तोड़ दिया था और इन्होंने सॉल्ट बनाया था। जो दांडी मार्च था इसमें कितने लोगों के मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें कितने लोग थे, 78। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द एक्ट ऑफ 1919 द काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 8 एंड अ मैक्सिमम ऑफ डैश मेंबर्स। तो 1919 के एक्ट के द्वारा जो ये बात कर रहे हैं कि काउंसिल के अंदर मिनिमम 8 और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो मैक्सिमम थे इनके 12। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। द ऑथर ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी बुक है, तो इसके ऑथर हैं एस.एन. बैनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए और ये पब्लिश हुई थी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज फैमिली नानू मैरिड होम द डॉटर ऑफ ए ट्रेडिशनल विलेज डॉक्टर। तो इन्होंने किसके साथ शादी की थी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, कलियम्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बैटल इज करेक्टली मैच्ड। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जो बैटल ऑफ चौसा थी ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। इनके बीच एक बैटल और देखने को मिली थी और वो थी बैटल ऑफ बिल्लीग्राम। ठीक है, बैटल ऑफ बिल्लीग्राम ये भी हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। जो ये आपकी बैटल ऑफ चौसा हुई थी ये हुई थी 1539 में। ठीक है, और जो आपकी बैटल ऑफ बिल्लीग्राम थी ये हुई थी 1540 में। और ये दोनों बैटल्स जीती किसने थी, तो ये बैटल जीती गई थी किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी को उनका जो ये शेरशाह थे ये कौन थे, अफगान थे। द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी वॉज अडॉप्टेड इन अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट कैलकाता इन। तो ये कौन से ईयर में देखने को मिला था, तो ये हुआ था सितंबर 1920 को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो इसी टाइम पे आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो थी ये देखने को मिली थी ना। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें आपको हिंदू और जो मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी और इसके अंदर इन्होंने लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया था हिंदू और मुस्लिम्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधियास ट्रूप्स वर डिफीटेड बाय जनरल वेलेस्ले एट। तो इनको जो सिंधियास के ट्रूप्स थे इनको हराया गया था जनरल वेलेस्ले के द्वारा। कहाँ पे, तो ये इनको हराया गया था असय में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 इज विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो इसमें पूछा गया है कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया में तो उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी जो रूल कर रही थी मगध के ऊपर, तो वो कर रही थी आपकी नंद डायनेस्टी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज रिगार्डेड एज द चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। तो कौन था चीफ ट्रेजरी ऑफिसर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो वे थे, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सनिदत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स गिव्स क्लियर रेफरेंस ऑफ 4 आश्रम ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। तो कौन सा उपनिषद है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे
4 आश्रम ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। तो ये देखने को मिलेंगे आपको जबाला उपनिषद में। बेसिकली 4 आश्रम क्या बताए गए हैं, एक है ब्रह्मचारी, ठीक है, सेकंड बताया गया है इन्होंने गृहस्थ, थर्ड है वानप्रस्थ एंड फोर्थ है सन्यासी। ब्रह्मचारी बताया है इन्होंने 25 साल तक, ठीक है, गृहस्थ बताया है इन्होंने 50 ईयर्स तक, वानप्रस्थ 75 और 75 प्लस बताया गया है, ये एज की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बताया गया है उनको सन्यासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्निमित्र हु इज़ द हीरो ऑफ कालिदास मालविक अग्निमित्र वॉज ए किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी के किंग थे ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, सुंगा डायनेस्टी के थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज क्वाइंस एंड हैड हिज नेम इंस्क्राइब्ड इन नगारी कैरेक्टर्स। तो कौन सा था रूलर जिसने स्टैम्प मतलब जिसके कॉइन्स पे आपको गॉडेस लक्ष्मी देखने को मिलेगी और खुद का नाम मिलेगा देखने को, कौन से कैरेक्टर्स में, नगारी कैरेक्टर्स में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु कुड ब्रिंग काबुल एंड कंधार अंडर इंडियन एम्पायर ओनली आफ्टर कुशान्स। तो कौन सा था वो रूलर, तो वे उसका नाम है बाबर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, बाबर पहला इंडियन रूलर था जो लाया था काबुल और कंधार को किसके अंडर, इंडियन एम्पायर के अंडर, ओनली आफ्टर कुशान्स, इससे पहले कुशान्स लेके आए थे। बात करें बाबर की, तो बाबर का बर्थ हुआ था उज़्बेकिस्तान में। बाबर की अगर देखें मुग़ल एम्परर था, उसके बाद आया हुमायूं, फिर आया आपका औरंगज़ेब, फिर आया जहांगीर, फिर आया शाहजहां। तो ये निमोनिक से आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हैं, अक्सर पेपर में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मुग़ल किंग कॉइन्स डिपिक्टेड स्वास्तिक। तो किसके कॉइन्स पे आपको स्वास्तिक का चित्रण देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह। हु इंट्रोड्यूस्ड तुर्कन ए चहलगानी। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि थे दिल्ली सल्तनत से, स्लेव डायनेस्टी से। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड रहा है 1210 से 1236 एडी तक। ये थर्ड रूलर थे ममलूक डायनेस्टी के। तो ये बेसिकली जो इल्तुतमिश थे ये आपके थर्ड रूलर थे, ममलूक डायनेस्टी थे। जो ममलूक डायनेस्टी है इसे ही कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव को बोला जाता है हिंदी में ममलूक। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किए थे 40 लॉयल स्लेव्स, जिनको इन्होंने कहा था तुर्क ए चहलगानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड एज दीवाने अर्ज ड्यूरिंग द रिवीजन ऑफ बलबन। तो किसको, कौन सा डिपार्टमेंट है ये, तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।